हेलो दोस्तों, जस्टिन स्टडी कर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज लेकर आए हैं आप लोग के लिए क्लास 12 से हिस्ट्री सब्जेक्ट का VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, जो कि 2025 परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आप लोग इन सारे प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे और याद कर लेंगे, क्योंकि इनमें से बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो परीक्षा में इस बार पूछे जाएंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए चलते हैं प्रश्नों की ओर, देखेंगे प्रश्नों को बारी बारी से। आप लोग भी ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। दोस्तों, क्या है पहला प्रश्न? अकबर ने यात्रा कर क्यों समाप्त किया? 2 कारण बताना है। लिखेंगे आंसर। अकबर ने 1563 ईस्वी में हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया। इसके 2 कारण निम्नलिखित हैं। पहला कारण क्या था? राजनीतिक आवश्यकता। अकबर यह मानता था कि हिंदुस्तान में हिंदू बहुसंख्यक है, अर्थात हिंदुस्तान में हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है। इसका मतलब यही हुआ उन्हें सत्ता के प्रति वफादार बनाने के लिए उनके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इनका पहला कारण था। वहीं दूसरा कारण क्या था? लिखेंगे वैवाहिक संबंध। अकबर के हरम में कई रानियां हिंदू परिवार की थी। उन रानियों के प्रभाव के कारण भी अकबर धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाते हुए यात्रा कर समाप्त किया। इस प्रकार से इसका आंसर लिखेंगे, अकबर ने क्यों यात्रा कर को समाप्त कर दिया। ये अगर यह प्रश्न पूछा जाता है तो इस प्रकार से ये दोनों कारण अवश्य लिखेंगे आप लोग कि क्या कारण था कि अकबर ने यात्रा कर को समाप्त कर दिया। ध्यान रखेंगे, पहला कारण था राजनीतिक आवश्यकता और दूसरा कारण था वैवाहिक संबंध। इस प्रकार से इसका आंसर लिखेंगे। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? अकबर के नवरत्नों के नाम बतलाइए। यह प्रश्न काफ़ी ज़्यादा VVI प्रश्न है दोस्तों। यह सदैव और हमेशा यह प्रश्न पूछा जाता रहा है और पूछा जाएगा। इसका आंसर लिखेंगे। अकबर के दरबार में विभिन्न विद्याओं के विशेषज्ञ थे। उन्हें अकबर के दरबार का नवरत्न कहा जाता था। इन नवरत्नों के नाम इस प्रकार है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। पहला अब्दुल रहीम खान ए खाना, दूसरा हकीम हुकाम, तीसरा मुल्ला दो प्याजा, चौथा अबुल फजल, पांचवा फैजी, छठा तानसेन, सातवां राजा मानसिंह, आठवां जो है टोडरमल और नौवां जो है बीरबल। ध्यान रखिएगा, इन सभी नवरत्नों में अगर सबसे ज़्यादा कोई प्रसिद्ध हुआ तो वो था बीरबल। ध्यान रखिएगा, सबसे प्रसिद्ध नवरत्न में एक नवरत्न था, वो था बीरबल। ध्यान रखिएगा, और अकबर और बीरबल के किस्से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए हैं। चलिए देखेंगे आगे प्रश्न। आगे क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। शाहजहां के काल में संगीत कला का वर्णन कीजिए। लिखेंगे आंसर इसका किस प्रकार, देखेंगे। शाहजहां संगीत कला से बेहद प्यार करता था। वह दरबार में संगीतज्ञों को आश्रय देता था। वह स्वयं भी अच्छा गायक था। उसके कालों में ही संगीत कला ने अच्छा स्थान प्राप्त कर लिया था। उसके दरबार में प्रसिद्ध कवि तथा संगीतकार रहते थे। इन इसमें इसमें प्रमुख नाम रामदास, दिरंग खां, जगन्नाथ, लाल खां, भाव मधु महापात्र आदि है। इस प्रकार से इसका आंसर लिखेंगे। कहने का मतलब हुआ कि शाहजहां के काल में ध्यान रखिएगा, शाहजहां के काल में संगीत का बड़ा ही महत्व दिया गया था। ध्यान रखिएगा। चलिए देखेंगे आगे। मुगल कालीन हरम के बारे में आप क्या जानते हैं? इसका आंसर किस प्रकार लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। यह प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा VVI प्रश्न है, ध्यान रखेंगे आप लोग। लिखेंगे मुगल काल में हरम मुगलों के घरेलू संसार का प्रतीक था। इसमें बादशाह की पत्नियां, उपपत्नियां, उनके नज़दीकी व दूर के रिश्तेदार जैसे कि माँ, उपमाता, बहन, पुत्री, भतीजी, भांजी, बहू, चाची, बुआ एवं मौसी आदि, दासी इत्यादि सभी रहते थे। जो स्त्रियां मुगल परिवार में शाही खानदान से आती थी उन्हें बेगम कहा जाता था। जिन स्त्रियों का जन्म कुलीन परिवार में नहीं हुआ था वे अगहा कहलाती थी। बेगम का स्थान सबसे ऊंचा होता था। पदानुक्रम के अनुसार सभी को नगद मासिक भत्ता हुआ उपहार मिलते थे। आगे लिखेंगे। बादशाह नियमित रूप से हरम में आराम के लिए जाता था। इस प्रकार से यह आंसर लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे। आगे प्रश्न क्या कह रहा है? रेहला पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। लिखेंगे इसका आंसर। मोरक्को निवासी इब्न बतूता ने अपनी भारत यात्रा के बाद स्वदेश लौटने पर यात्रा वृत्तांत लिखा। इब्न बतूता ने रेहला में तुगलक को कठोर एवं निर्दयी शासक बताया है। उसने छोटे छोटे अपराधों के लिए अपराधियों का अंग काट लेने की बात कही है। किसी गलतफहमी का शिकार होकर इब्न बतूता को भी कारागार में डाल दिया गया था। बाद में गलतफहमी दूर होने पर उसे राजकीय सेवा में लेकर दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था। दूसरी तरफ इब्न बतूता ने
उसकी धार्मिकता की प्रशंसा करते हुए सच्चा मुसलमान बताया है। इस प्रकार से इसका आंसर लिखेंगे। चलिए देखते हैं आगे। दक्कन दंगा आयोग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। इसका आंसर किस प्रकार लिखेंगे? दक्कन विद्रोह के कारणों की जांच के लिए कंपनी के अधिकारियों की मांग पर 1875 में दक्कन दंगा आयोग का गठन किया गया। आयोग द्वारा दक्कन विद्रोह के कारणों की जांच के बाद तैयार रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1878 में भेजी गई। इस रिपोर्ट में रैयतों पर अत्याचार तथा उनमें असंतोष, रैयत वर्ग तथा ऋणदाताओं के बयानों, भू राजस्व की दरें तथा अकाल और मंदी की स्थिति तथा जिला कलेक्टरों द्वारा भेजी गई रिपोर्ट का संकलन है। इस प्रकार से इसका आंसर लिखेंगे। ये सारे के सारे प्रश्न जो आपको बताया जा रहा है काफ़ी ज़्यादा VVI प्रश्न है, ध्यान रखिएगा आप लोग, और इसे याद करने की कोशिश जरूर करेंगे आप लोग। चलिए देखेंगे आगे। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, कबीर के क्या सिद्धांत थे? इसका आंसर लिखना है। लिखेंगे इसका आंसर। कबीर का नाम भी भक्ति आंदोलन को गति प्रदान करने वाले संतों में विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यद्यपि वे अधिक पढ़े लिखे नहीं थे, किंतु उनमें विद्वता तथा ज्ञान की बहुतायत थी। कबीर सांप्रदायिक एकता के पक्षपाती थे तथा आवंडरों के विरोधी थे। संक्षेप में कबीर के सिद्धांत निम्नलिखित थे। ध्यान से देखेंगे, कहने का मतलब क्या हुआ, कबीर जो थे वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके अंदर बुद्धि बहुत ज़्यादा था। उनके सिद्धांत जो थे संक्षेप में इस प्रकार थे, ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। पहला देखेंगे, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ईश्वर की एकता पर बल देना, वो ईश्वर की एकता पर बल देते थे। वही दूसरा लिखेंगे, निराकार निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल देना। आगे क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। लिखेंगे कबीर मूर्ति पूजा तथा बाह्य आमंत्रणों का विरोध करते थे। कबीर मूर्ति अर्थात बाह्य आमंत्रणों का विरोध करते थे। आगे लिखेंगे, वह जाति पाति में विश्वास नहीं करते थे तथा उनका विरोध करते थे। कबीर जाति पाति में भेदभाव में किसी प्रकार का कोई विश्वास नहीं करते थे, वह उनका विरोध करते थे। और एक बात और, कबीर जो थे वो मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे। वो सिर्फ यही जानते थे कि ईश्वर है, और ईश्वर क्या है, अदृश्य है, अर्थात ईश्वर दिखाई नहीं देता, सिर्फ ईश्वर को पूजा जाना चाहिए, न कि उनकी मूर्ति बना करके। इस प्रकार से इसका आंसर लिखेंगे। चलिए आगे देखेंगे। आगे क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के किन्हीं 4 महाजनपदों के नाम लिखें। लिखेंगे आंसर। वैसे तो कुल 16 महाजनपद थे, ध्यान रखिएगा। वैसे तो कुल 16 महाजनपद थे, ध्यान रखिएगा। अब आगे बात करते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के किन्हीं 4 महाजनपदों के नाम। लिखेंगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 4 महाजनपदों के नाम निम्नलिखित है। पहला अंग, दूसरा मगध, तीसरा काशी, चौथा वत्स। ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 4 महाजनपद होंगे। वैसे कुल महाजनपद जैसा कि आपको बताया 16 महाजनपद थे। और सबसे शक्तिशाली महाजनपद की बात किया जाए तो सबसे शक्तिशाली महाजनपद अगर से पूछा जाए तो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था मगध। ध्यान रखिएगा। चलिए देखेंगे आगे। मीराबाई का संक्षिप्त परिचय दे। लिखेंगे इसका आंसर। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में पाली के कुर्की गांव में दुद्दा जी के चौथे पुत्र रतन सिंह के घर हुआ था। ये बचपन से ही कृष्ण भक्त थी। इनका विवाह मेवाड़ के सिसोदिया राज परिवार में हुआ था। उदयपुर के राजा भोजराज इनके पति थे। पति के मृत्यु के बाद इन्होंने कृष्ण को अपना पति स्वरूप मानकर संत बन गए। इन्होंने रैदास से दीक्षा ली थी। भक्ति संतों में सगुण भक्ति की महान संत थी। ध्यान रखिएगा, मीराबाई की जब पति मर जाते हैं तो श्री कृष्ण को मन ही मन अपना पति स्वीकार करके उनके भक्ति में लीन हो जाती है। ये थी मीराबाई, ध्यान रखिएगा। और उनका अगर आपसे पूछा जाए मीराबाई का शादी किनसे हुआ था, अर्थात उनके पति का नाम क्या था, तो ध्यान रखिएगा उनके पति का नाम था भोजराज, जो कि उदयपुर के राजा थे। ध्यान रखिएगा। और इनका जन्म हुआ था सिसोदिया राज परिवार में, ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग। अगर आपसे पूछा जाए मीरा किनके भक्त थी, यानी कि किसके भक्त थी, तो मीरा जो थी कृष्ण भक्त थी। ध्यान रखिएगा। यानी कि कृष्ण के भक्ति में सदैव लीन रहती थी ये, और कृष्ण को अपना पति मानती थी। चलिए आगे देखेंगे। प्रारूप समिति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। लिखेंगे इसका आंसर। संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन किया गया। इस समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव
अंबेडकर जी की नियुक्ति की गई। प्रारूप समिति का काम था कि वह संविधान सभा की परामर्श शाखा द्वारा तैयार किए गए संविधान का परीक्षण करे और संविधान के प्रारूप को विचारार्थ संविधान सभा के सम्मुख प्रस्तुत करे। प्रारूप समिति ने भारत के संविधान का जो प्रारूप तैयार किया वह फरवरी 1948 में संविधान सभा के अध्यक्षों को सौंप दिया गया। इस प्रकार से इसका आंसर लिखेंगे। ध्यान रखेंगे आप लोग, ये सारे के सारे प्रश्न जो आपको कराया गया है वो सारे के सारे प्रश्न जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इसलिए इन सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यान से देखेंगे और याद करेंगे, क्योंकि इनमें से बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो इस बार की परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे।